नमस्कार साथियों, नव्या आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है हम उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो एडिटोरियल है, वी नाउ नो व्हाई सम पीपल हैड सीवियर ब्लड क्लॉट्स आफ्टर कोविड-19 शॉट्स। ठीक है, ये जो हमें कोविड-19 वैक्सीन लगी थी उसके बाद कुछ लोगों में पाया गया कि उनके अंदर खून के थक्के बनने लग गए, है ना। तो बहुत टाइम से रिसर्च चल रहा था कि ऐसा होने के पीछे वजह क्या है, और वो वैज्ञानिकों को अब पता चला, है ना। उसके बारे में है ये न्यूज़। ठीक है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कोविड-19 की वैक्सीन लगने के बाद VIIT नाम की दुर्लभ समस्या हमें देखने को मिली। अब ये एडेनोवायरल वेक्टर वैक्सीन होती है। वैक्सीन के दो टाइप है, mRNA वैक्सीन होती है और एक ये एडेनोवायरल वैक्सीन होती है ना। तो इस वैक्सीन को लेकर चिंता बनी रही है। जिन जिन लोगों ने ये वैक्सीन लिया था उनके अंदर प्राय देखने को मिला कि उन लोगों के अंदर खून के थक्के बन गए हैं, है ना। कई वर्षों तक वैज्ञानिक ये समझ ही नहीं पाए कि कुछ लोगों में कोविड-19 टीका लगने के बाद ये जो बीमारी है ये VITT है ना, तो ये कैसे डेवलप हुई। फिर अध्ययन हुआ, शोध किया वैज्ञानिकों ने, और इसका कारण वैज्ञानिकों ने खोज निकाला भी क्या है, वायरल प्रोटीन जो इस प्रक्रिया को शुरू करता है ना। बताया कि इसमें बनने वाली बॉडी की खास विशेषताएं। चलिए हम इसको ना आगे अच्छे एक्सप्लेन करेंगे पूरा सही से, और सही से समझेंगे कि ये है क्या। शुरुआती रिपोर्ट क्या थी, 2021 में कोविड-19 टीका लगने के बाद लोगों में असामान्य रक्त के थक्के बनने लगे। सबसे पहले ये मामले यूरोप में सामने आए, फिर US में सामने आए, है ना। मुख्य रूप से उन लोगों में है जिन्होंने एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन लगवाई थी। ठीक है, और जिन्होंने फाइज़र और मॉडर्ना की वैक्सीन mRNA तकनीक पर जो आधारित थी, वहीं एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन में संशोधित वायरस का उपयोग किया था। ये जो फाइज़र और मॉडर्ना है वो mRNA पर आधारित थी, लेकिन जो ये एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन थी वो संशोधित वायरस, ठीक है, उस पर आधारित थी, है ना, एडेनोवायरस पर इसमें उपयोग किया गया था, जो शरीर की कोशिकाओं तक DNA पहुंचाता है। ठीक है, अभी 10 लाख लोगों में से 3 से 10 लोगों को ये पाया गया। क्या शरीर में खून के थक्के जमने लग गए, साथ ही प्लेटलेट्स की संख्या भी कम होने लग गई। इस स्थिति को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया, VITT। वैक्सीन इंक्लूड इम्यून थर्मोसाइटोपेनिया एंड थ्रोम्बोसिस नाम दिया। ठीक है, अब कारण क्या है, PF4। जिनमें यह समस्या हुई उनके शरीर में प्लेटलेट फैक्टर नामक मानव प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगी थी। ये जो है ना प्रोटीन, ये हमारी बॉडी के अंदर ही उपस्थित होता है। तो जिनके अंदर ये समस्या देखी गई, उस प्रोटीन के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनने लग गई, उस कारण से ये होने लगा था। PF4 एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो शरीर में खून के थक्के बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करता है, लेकिन इन मरीजों में एंटीबॉडी PF4 से चिपक जाती थी और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देती थी जो प्लेटलेट्स को सक्रिय कर देता था। इसके कारण रक्त के थक्के बनने लगते और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई। ठीक है ना। बहुत ही जल्द ही वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन लोगों में समस्या हुई उनके शरीर में ये PF4 नामक मानव प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगी, है ना। सब PF4 के कारण हुआ। अभी रहस्य की बात भी यही थी कि PF4 हमारे शरीर का अपना प्रोटीन है और सामान्य रूप से प्रतिरक्षा तंत्र अपने ही प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाता, है ना। सामान्य तौर पर ऐसा ही होता है कि जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो अपने ही प्रोटीन के खिलाफ कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाता। बहुत ही दुर्लभ मामलों में
ऑटो इम्यून प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन कोविड-19 वैक्सीन का उद्देश्य तो केवल कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ प्रतिरक्षा बनाना था, PF4 के खिलाफ नहीं। तो फिर ऐसा हुआ क्या कि ये सब होने लगा, है ना। असल में वैक्सीन काम किस तरह से करती है, डिकॉय होती है वैक्सीन जो है ना, एक तरीके से डिकॉय होती है। यह प्रतिरक्षा तंत्र को दुश्मन जैसा दिखाने वाला एक संकेत देती है ताकि शरीर असली वायरस से लड़ना सीखें, है ना। और कोविड-19 वैक्सीन का लक्ष्य शरीर को कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन से बचाना था, है ना। जब प्रतिरक्षा तंत्र इस प्रोटीन को देखता तो वो प्रतिक्रिया देता और मेमोरी सेल्स बना लेता ताकि भविष्य में वायरस आने पर जल्द लड़ सके, है ना। वैक्सीन इस तरीके से काम करती है। mRNA वैक्सीन है तो वो कोशिकाओं में DNA में रहता है ना। हमारी कोशिकाओं में DNA न्यूक्लियस में रहता है। जब किसी प्रोटीन को बनना होता है तो वो पहले mRNA में नाम की अस्थायी एक तरीके से कॉपी बनाता है, ठीक है। फिर ये जो कॉपी होती है ये कोशिकाओं के मुख्य भाग में जाकर जैसे कि राइबोसोम्स की मदद से प्रोटीन बनाती है ना, ठीक है। ये जो mRNA ये राइबोसोम की मदद से प्रोटीन बनाती है। फाइज़र और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है वो सीधे mRNA को शरीर में पहुंचाती है, इसलिए mRNA को न्यूक्लियस में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं जो एडेनो वायरस थी वो DNA आधारित थी, है ना। DNA को न्यूक्लियस के अंदर जाना पड़ता। इस काम के लिए वैज्ञानिकों ने एक संशोधित एडेनो वायरस का उपयोग किया जो शरीर में DNA पहुंचाने में माहिर होता। और जो ये जो एस्ट्राजेनेका जॉनसन है वो इसी एडेनो वायरस वैक्सीन थी, है ना, इस पर आधारित थी, है ना। अभी आमतौर पर हर व्यक्ति की जो एंटीबॉडी है वो थोड़ी बहुत अलग अलग होती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये पाया इसमें कि ये जो VITT के मरीज में बनने वाली जो एंटीबॉडी वो है ना वो आश्चर्य रूप से मतलब एक ही जैसी थी। दुनिया के अलग अलग देशों के मरीज में भी एंटीबॉडी मतलब एक ही प्रकार के जीन से बनी थी। उनकी संरचना भी अलग अलग मतलब लगभग समान थी। लगभग सभी मरीजों में एक खास एंटीबॉडी जीन वेरिएंट पाया गया, है ना। तो ये जो है प्रॉब्लम हमको देखने को मिली, इसका जो असली कारण है वो जांच में पता चला। एडेनो वायरस के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे प्रोटीन 7-8 कहा जाता है। इस प्रोटीन का एक छोटा हिस्सा PF4 से बहुत मिलता जुलता है। जब शरीर इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है तो कुछ मामलों में एंटीबॉडी गलती से PF4 को भी उसी तरह पहचानने लगती है ना। तो इस तरह एंटीबॉडी शरीर को के अपने प्रोटीन पर हमला करने लगती है और खून के थक्के बनने लगते हैं, ठीक है। ये देखने को मिला हमें इस न्यूज़ में। चलिए अगली डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट है न्यूज़ है कि तेलंगाना में मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तेलंगाना सरकार जो है वो लेकर आई एक योजना के तहत। तो उसका उद्देश्य क्या था कि जो मूसी नदी है ना उसको साफ़ करना और उसके किनारों को विकसित करना। चलिए देख लेते हैं इसको भी। मूसी रिवर से जुड़ा है जो हैदराबाद शहर से होकर के गुजरती है ना ये प्रोजेक्ट। मूसी रिवर फ्रंट क्या है प्रोजेक्ट, तेलंगाना सरकार का प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य मूसी नदी को साफ़ करना और उसके किनारों को विकसित करना है। इस योजना में क्या क्या शामिल है कि नदी को साल भर बहने वाली नदियाँ बना जाएगा, है ना। बाहर से मतलब दूसरी गोदावरी नदी से पानी लाया जाएगा इसमें। नदी के किनारे पार्क, पर्यटन स्थल, शॉपिंग एरिया और संस्कृति स्थल बनाए जाएंगे। शहर को एक सुंदर रिवर फ्रंट देने की कोशिश की जा रही है और अधिकांश समय पर यह गंदे नाले जैसी दिखाई देती है क्योंकि इसमें अब शहर का सीवेज आता है। तो आप सोच सकते हैं कितनी गंदी हो सकती है नदी। तो इसके डेवलपमेंट योजना में ये सारी योजनाएं शामिल की गई। नदी पुनर्जीवन योजना में क्या क्या शामिल है, पूरे 55 किलोमीटर नदी किनारे का विकास होगा। हैदराबाद से गुजरने वाले 55 किलोमीटर हिस्से के दोनों किनारों पर विकास किया जाएगा, है ना। सुंदर सुंदर बनाया जाएगा आजू बाजू।
साल भर पानी बनाए रखना, मतलब गोदावरी नदी से 2.5 टीएमसी पानी लाया जाएगा। यह पानी जो है मलन्ना सागर रिजर्वर के ज़रिए लाया जाएगा। फिर इसे ओस्मान सागर और हिमायत सागर में जमा कर धीरे धीरे मूसी नदी में छोड़ा जाएगा। इसका प्रोसेस रहेगा पानी लाने का, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। अभी 31 एसटीपी है, इसके अलावा 39 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। इससे नदी में गिरने वाला गंदा पानी भी साफ किया जाएगा। सांस्कृतिक और पर्यटन परियोजनाएं बनाई जाएंगी, है ना। नदी के संगम पर गांधी सरोवर नाम का एक बड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र बनाया जाएगा। ये सारे इसके प्रोजेक्ट्स हैं इस नदी के डेवलपमेंट के। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची गांधी प्रतिमा लगाने का भी प्रस्ताव है। अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग भी है इस योजना को। पहले चरण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्तीय सहायता का सिद्धांत अनुमोदन मिल चुका है ना। विवाद क्या है, विस्तृत परियोजना है ना, और रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई, उससे पहले ही काम शुरू हो गया। जल्दबाजी में भूमि अधिग्रहण किया और लोगों को हटाने की कार्यवाही करी, है ना। नदी किनारे बसे लोगों के घर उजड़ने का भी इसमें खतरा है ना। ये सब हमें विवाद देखने को मिले, है ना। ज़बरदस्ती बेदखली की गई, मतलब ये सब चिंता की कारण ही है कि पुनर्वास की स्पष्ट योजना ही नहीं बनाई गई कि जिन्हें आप हटा रहे हो आप उन्हें कहाँ पे पुनर्स्थापित करोगे। ये मूसी जन आंदोलन वहाँ के जो आजू बाजू रहने वाले लोग हैं उन्होंने चालू किया कि उनके साथ ज़बरदस्ती उन्हें बेदखल किया गया, पुनर्वास की योजना ही नहीं बनाई गई। परियोजना का भागीदार बनाने के बजाय बाधा मान रही है सरकार उनको, है ना। ये सब था, प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुए। अभी निष्कर्ष यही है कि परियोजना का उद्देश्य नदी को साफ करना और शहर को सुंदर बनाना है। तो लोगों का विस्थापन जो है वो सही तरीके से किया जाए, उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए जगह दी जाए या फिर फंड दिया जाए, पैसा दिया जाए, जो भी देना वो दे। ज़मीन अधिग्रहण जो है वो सही तरीके से करे सरकार और पारदर्शिता की कमी को दूर करें, है ना। यही था इस न्यूज़ में। चलिए अभी हम ये देख लेते हैं, वाई एल्गोरिथमिक सोवर्निटी शुड बी इंडियाज़ टॉप प्रायोरिटी। ये क्या हुआ कि अभी जो युद्ध चल रहा है, तो जो एआई तकनीक है वो बहुत अच्छे से है, मतलब फैल रही है, बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है अभी एआई तकनीक का, है ना। तो एआई अधिकांश सिस्टम पश्चिमी देशों के डेटा पर आधारित है। अभी बहुत ज़्यादा एआई सिस्टम का, एआई तकनीक का हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो बनाने वाली भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है, पश्चिम देश ही हैं। तो उसके अंदर जो डेटा डाला गया है ना, तो वो भी पश्चिमी देशों के डेटा पर ही आधारित है। तो अभी आप उससे कुछ भी क्वेश्चन करोगे तो उसका जो दृष्टिकोण होता है जवाब देने का, वो पश्चिमी देशों के जैसा होता है, उनके ऊपर ही आधारित रहेगा। पश्चिमी दृष्टिकोण को सही मान लेते हैं, बाकी देशों के नज़रिए को ये कम महत्व देता है। उदाहरण के लिए अभी किसी ने पूछा कि क्या श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र EFZ में ईरान के युद्धपोत IRIS देना को डुबाना अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सही था। तो AI ने तुरंत क्या जवाब दिया कि ये गैर कानूनी था। और फिर उसने दूसरे देशों के जो अलग अलग बयान व्याख्या थी वो भी नहीं बताई, मतलब उसने टोटली पश्चिमी देशों को ही सपोर्ट किया। तो ये जो AI है वो तटस्थ नहीं है, बल्कि वो उसी तरह सोचता है जैसा डेटा उसे सिखाता है। AI हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। AI का डेटा पश्चिमी विश्वविद्यालयों के शोध पर आधारित है, वो उन्होंने बनाया है तो उनके ऊपर ही आधारित होगा। अगर हम अपना पर्सनल डेवलप करते हैं सर्वम AI जैसा, है ना, तो फिर वो हमारे देश के डेटा पर आधारित होगा, हमारा दृष्टिकोण होगा उसके जवाब में। उनकी नीति और कानून को वो ज़्यादा महत्व देता है, ग्लोबल साउथ के विचारों को कम जगह देता है वो। AI तकनीक धीरे धीरे दो शक्तियों के बीच बढ़ती जा रही है। कौन सा? अमेरिका AI तकनीक, क्लाउड चीप मॉडल का उपयोग होता है इसमें, और चीन नहीं। अब भारत को इस पर अभी थोड़ी चिंता है, हम कम यूज़ करते हैं इसको, इसकी सुरक्षा को लेकर थोड़ी चिंता है। भारत का अपना AI सिस्टम बनाना, इसे सोवर्जिन इंडिया AI स्टैक कहा जाता है। काम कर रहे हैं अभी हम उस पर। भारत के सामने असली बहस कि भारत को अपना AI सिस्टम बनाना चाहिए या दूसरे देशों के AI एप्लीकेशन बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए।
तो हम एक तरीके से उनके ऊपर डिपेंड ही हो गए। अगर हम उनकी ही एआई को यूज़ करके सिर्फ एप्लीकेशन बना के अपने कृषि और अपनी सारी चीज़ों में उपयोग लेते रहेंगे तो हम एक तरीके से उनके ऊपर डिपेंड हो गए ना। हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। इससे रणनीतिक खतरा भी है। कंप्यूटिंग शक्ति, डेटा हमारा जो है वो कुछ क्रूशल डेटा वो पहुंचेगा। एआई मॉडल सब विदेशी कंपनियों के नियंत्रण में रहेंगे तो भारत जो है वो डिजिटल रूप से कभी भी आत्मनिर्भर बन ही नहीं पाएगा, है ना। अब भारत को क्या करना चाहिए कि वो अपना एआई मॉडल विकसित करें, भारतीय भाषाओं पर आधारित डेटा सेट बनाएं और देश में उच्च कंप्यूटिंग क्षमता को विकसित करें, सुरक्षित डेटा संरचना भी बनाएं। ठीक है, ये कुछ सुझाव थे इस न्यूज़ में इतना ही था। ठीक है, चलिए ये अगली न्यूज़ को देख लेते हैं। इंडिया ब्लॉक में मूव इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट ईसीई ज्ञानेश कुमार, है ना। विपक्षी गठबंधन जो इंडिया अलायंस है ना, उसके कुछ दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अगेंस्ट वो महाभियोग लाना चाह रहे थे। ठीक है, कमिंग डेज, है ना। तो प्रस्ताव इसने महाभियोग लाने पर वो लोग विचार कर रहे हैं। तो प्रस्ताव किसने उठाया? शताब्दी रॉय, तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद है, विपक्ष के बैठक में यह मुद्दा उठाया उन्होंने, है ना। जो भी अभी विरोध भी हुआ, कुछ ये भी हुआ, जो भी है ये सब पॉलिटी का विषय है। तो हमारे लिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि संविधान क्या कहता है कि भारत के आर्टिकल 3 to 4 क्लॉज 5 है ना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया है ना वो कैसी रहेगी? सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होती है। इसके लिए दोनों जो सदन है, एलएस और आरएस, दोनों का 2/3 बहुमत जो है वो चाहिए रहता है हमें, तभी आप ये प्रस्ताव जो है पास हो सकता है। ठीक है, और लाने के लिए भी पहले हस्ताक्षर चाहिए रहेगा ना सदन में। तो लोकसभा में 100 लोगों के हस्ताक्षर चाहिए और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए रहते हैं। फिर आगे की प्रक्रिया क्या वही रहती है। प्रस्ताव पेश होने के बाद सदन का अध्यक्ष जांच समिति बनाता है। समिति जांचों की समिति जो है वो आरोपी की जांच करती है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो दोनों सदनों में जो है मतदान होता है। दोनों सदनों के प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रपति अंतिम आदेश जारी करते हैं। ठीक है, ये इस न्यूज़ में हमारे लिए तो इतना इम्पोर्टेंट था। फिर है ये बिटर मिल्क, हाँ, इस न्यूज़ को भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवरम शहर में दूध में जहरीले रसायन पॉइजनिंग ऑफ कंज्यूमर्स बाय मिल्क कंटेमिनेटेड विथ, तो रसायन पदार्थ जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल मिल जाने से कई लोगों की मौत हो गई। कई लोग बीमार हो गए और 8 मार्च तक इस घटना में कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी थी और 20 लोग जिनमें बच्चे भी शामिल थे वो लोग अस्पताल में भर्ती थे, है ना। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या की सज़ा और 105 ऐसी हत्या जो हत्या की श्रेणी में पूरी तरह नहीं आती के तहत मामला दर्ज किया। आरोप है कि दूध बेचने वाला व्यक्ति लोगों की शिकायतों के बावजूद दूध सप्लाई करता रहा। लोगों ने दूध के कड़वे स्वाद की शिकायत की और उसे यह भी बताया था कि कूलिंग सिस्टम में लीकेज से दूध जहरीला हो सकता है। इसलिए सरकार ने इस मामले में को गंभीर अपराध मान रही है सरकार भी इस मामले को। समस्या क्या है कि भारत में दूध रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ है। अगर दूध में इस तरीके का खतरनाक रसायन मिल जाए तो स्थानीय और बिना ब्रांड वाले दूध पर तो हम क्या भरोसा कर सकते हैं। यह जहर खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि उनका शरीर इसे सहन नहीं कर पाता। अब इस घटना के बाद जो बड़े और सुरक्षित ब्रांड हैं जैसे अमूल या विजया के पैकेट की तरफ जा रहे हैं लोग दूध की तरफ। यह एक हद तक अच्छा है, लेकिन भारत में अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा दूध के छोटे विक्रेताओं और स्थानीय सप्लाई चेन के माध्यम से आता है। कठोर सज़ा के नुकसान भी हो सकते हैं कि वो अपना व्यवसाय बंद कर दें या फिर पूरी तरह अनौपचारिक तरीके से काम करने लग जाएं, है ना। तो सरकार के लिए उनकी निगरानी करना और मुश्किल हो जाता है। तो असली समाधान क्या है
के नियमों और निगरानी को मजबूत करना ज़रूरी है। केवल सज़ा देना ही नहीं बल्कि सही काम कराना आसान बनाना भी है। अगर खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ सज़ा देना नहीं है बल्कि सही काम करना भी होता है ना। सरकार को क्या करना चाहिए, छोटी व्यवसाय को सस्ते टेस्टिंग किट देना चाहिए, कोऑपरेटिव चिलिंग की सुविधाएं, ठंडा रखने की जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करानी चाहिए सरकार को, है ना। बड़ी प्रशासनिक कमी भी है कि 11 साल तक बिना सुरक्षा लाइसेंस के चलती रही यह डेयरी। ठीक है, निष्कर्ष ये है कि अगर नियमों का सही तरीके से पालन किया जाएगा तो केवल कठोर सज़ा देने से समस्या हल नहीं होगी। गलत काम को समय पर पकड़ना और तुरंत कार्रवाई करना बहुत कठोर सज़ा देने से भी अधिक प्रभावी तरीका है। ठीक है, इस न्यूज़ में भी आज इतना ही था। चलिए ये देख लेते हैं। आरबीआई ने अभी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदी है और मार्केट को 50,000 करोड़ का वो दिया, मतलब लीवरेज दिया, पैसा छोड़ा मार्केट में, है ना। आरबीआई ने 50 करोड़ के सरकारी बॉन्ड खरीदे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी को दूर करने के लिए 50,000 करोड़ के सरकारी बॉन्ड खरीदे, है ना। ठीक है, सरल शब्दों में है कि जब बाज़ार में पैसे की कमी होने लगती है तो आरबीआई क्या करता है, सरकारी प्रतिभूतियाँ जो रहती है ना, जीसैक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उनको ख़रीद लेता है और मार्केट में पैसा छोड़ देता है ना। और ये अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो जीसैक बेच देता है और पैसा अपने पास ले लेता है। ये इसे ओपन मार्केट के तहत होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका यही है। ठीक है, आरबीआई ने कुल 1,002 चरणों में होगा 1 लाख करोड़ का ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलेंगे इसको। आरबीआई ने कुल 1 लाख करोड़ के सरकारी बॉन्ड खरीदने का फैसला किया है ना, ओएमओ के तहत होगा। ऐसा उन्होंने 2025 में भी किया था, 2 लाख करोड़ का किया था, है ना। 2 हिस्सों में 9 मार्च को 50 करोड़ का खरीदेंगे, फिर 13 मार्च को फिर 50 करोड़ का। ठीक है, 50,000 करोड़ का। ठीक है, पैसे की कमी क्यों हुई बाज़ार में, जब लिक्विडिटी कम होने के कुछ कारण क्या हैं, कंपनियों द्वारा एडवांस टैक्स का भुगतान और बैंकों के पास कर्ज देने के लिए कम नकद होती है, तब मार्केट में जो है आरबीआई के पास पैसों की, मतलब बैंकों के पास पैसों की कमी हो जाती है। फिर आरबीआई ने ओएमओ के ज़रिए पैसे डालने का फैसला लिया। पहले भी आरबीआई ने ओएमओ किया था दिसंबर 2025, ये रहा दिसंबर 2025 को, है ना। 2 लाख करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे और मई 2025 में 1,25,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। रुपया कमज़ोर क्यों हुआ, सोमवार को जो भारतीय रुपया है वो $1 = 92.36 पर रुपया हो गया। अब इसका मुख्य कारण क्या है, वेस्ट एशिया में जो युद्ध चल रहा है वो, और कच्चे तेल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। $110 प्रति बैरल से ऊपर चली गई है। भारत जो है तेल बाहर से ही मंगाता है जनरली, बहुत बड़ा आयातक है। महंगाई बढ़ सकती है, व्यापार घाटा बढ़ सकता है, हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो प्रभावित हो सकती है। तो एक लाइन में समझें तो आरबीआई ने ओएमओ के ज़रिए सरकारी बॉन्ड खरीदकर बैंकिंग सिस्टम में पैसे डालने का फैसला किया ताकि जो है लिक्विडिटी बढ़े, क्योंकि वेस्ट एशिया में जो युद्ध चल रहे हैं और महंगे तेल की वजह से आर्थिक दबाव जो है अभी बढ़ रहे हैं हमारे ऊपर। ठीक है, आज के जो न्यूज़ में है वो सब इतना ही था। और ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो। ठीक है, धन्यवाद।